control। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हमारी प्रीवियस लेक्चर में बात हुई थी कि हम बात करेंगे बाइपोलर जंक्शन के एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर की इक्वेशंस के बारे में और कैसे इनके फार्मूलाज डेवलप होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम जी एनपीएन ट्रांजिस्टर का एक सिंपल मॉडल ले लेते हैं, उससे हम तमाम इक्वेशंस को समझेंगे। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा कलेक्टर साइड का पोल, ठीक है, ये कलेक्टर साइड होगी। उसके बाद यहाँ पे करके मैं एक ले लेता हूँ साइड बेस साइड का पोल, ठीक है, ये बेस है। और नीचे हम ले लेंगे जी अपनी एमीटर साइड। तो ये देखें मैं आपके सामने ही बना रहा हूँ, मैं कोई दूसरी दुनिया से उठ के नहीं आया जिसे इसके बारे में पता ना हो। देखें मैंने एक लेयर लिया बेस के बिल्कुल सामने, उसके सामने वायर अटैच करवाई और कलेक्टर को इस तरह से अटैच करवा दिया। अब नीचे से जो वायर निकलेगी वो होगी एमीटर की, और ये हमने एमीटर साइड बना दी, ठीक है। अब ये है एक जनरल फॉर्म, ये ना अभी एनपीएन है ना अभी पीएनपी है, अभी इसका कोई पता शता नहीं है। जब तक हम यहाँ पे एरो की लोकेशन नहीं डिसाइड करते कि एरो इसकी जानिब बेस की जानिब जाती है या बेस की दूसरी जानिब जाती है, तब तक हमें ये नहीं पता चल सकता ये एनपीएन है या पीएनपी है, ठीक है। अगर आप पेपर कर रहे हैं, मतलब कि कहीं पे आपका एग्जाम हो रहा है और आप ये एरो मिस कर देते हो, तो आपके एरो मिस होने से भी आपके नंबर काटे जा सकते हैं, बिकॉज ये इसकी एक पहचान है, जिसे छोड़ा जाए तो पूरा काम तमाम हो जाता है। तो चलें अब मैं देखें आपके सामने से हमने जैसा कि बात की हम इसे एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाएंगे, ठीक है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए मुझे बेस की अपोजिट साइड पे अपना मतलब कि एरो लगाना होगा। तो ये देखें मैंने दूसरी जानिब लगा दिया। अब ये क्या बन चुका है, अब ये बन चुका है एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर मैं क्या करता जी इस एरो को बेस की जानिब ऐसे ऊपर की जानिब लगाता तो फिर ये क्या कहलाता, पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो हमें अभी एनपीएन ट्रांजिस्टर की जरूरत है। देखें स्टूडेंट्स होता क्या है, होता कुछ इस तरह से है, हम डीसी बैटरी अटैच करवाते हैं कलेक्टर की जानिब, ठीक है, डीसी बैटरी अटैच करवाते हैं यहाँ पे कलेक्टर की जानिब। तो कलेक्टर की जानिब जब डीसी बैटरी अटैच होती है तो यहाँ से करंट आती है, जिसे नाम दिया जाता है कलेक्टर करंट का, आईसी से उसे प्रेजेंट किया जाता है, और वो डीसी करंट होती है क्योंकि डीसी बैटरी से डीसी करंट नहीं निकलना है, तो उसे आईसी से प्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे हम साथ साथ में नाम लिखते जाते हैं ताकि आपको पता चले, आईसी इज इक्वल टू कलेक्टर करंट। ये आपने जितनी ज़्यादा स्लाइड्स पढ़नी है ना उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, तो जो बच्चे इसको समझ लेंगे अच्छी तरह से वो मुनाफे में रहेंगे, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकेंगे, फिर आपको स्लाइड्स में ही घुसना पड़ेगा, स्लाइड्स ही पढ़ते रह जाएंगे। तो अब देखें कलेक्टर करंट आ रही है इसकी जानिब, ठीक है। अब यहां से बेस करंट आएगी जब इसकी साइड पे एक बैटरी अटैच होगी, एसी बैटरी बेस की जानिब अटैच होती है, अदरवाइज हम क्या करते हैं ऊपर से ही कनेक्शन करवा देते हैं डीसी बैटरी का बेस के साथ, ठीक है। तो वो आपको आगे एग्जाम क्वेश्चंस में समझ आ जाएगी। यहां से करंट जाती है स्टूडेंट जिसे हम नाम देते हैं बेस करंट का, और इसे आई बी से प्रेजेंट किया जाता है। तो आई बी हमारे पास क्या हो गई जी, बेस करंट। अब देखें स्टूडेंट होता क्या है, हमेशा बेस और कलेक्टर को हमेशा कोई ना कोई इनपुट तो लाजमी मिलेगी, चाहे वो डीसी हो या एसी हो। कलेक्टर को तो हमेशा डीसी की मिलती है, ठीक है, और बेस को एसी या डीसी दोनों में से कोई एक मिलनी होती है। एमीटर हमेशा इन दोनों के कह लें कि इन दोनों की सपोर्ट से बनती है। अब ये देखें बेस करंट, इसका नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे बेस करंट। अब जो तीसरी करंट होगी वो देखें उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी, एमीटर करंट, वो डाउनवर्ड को ही जाएगी। लेकिन बात क्या हो रही है, देखें ये करंट डाउनवर्ड जा रही है, और ये हमारे पास ना, अभी आप ये भूल जाएं यहाँ पे कोई ट्रांजिस्टर बना हुआ है, इसे आप अपनी मतलब के एलसीए की लैंग्वेज में ले जाएं। इस तरह से आपके पास एक नोड बना हुआ है, ठीक है, ये आपके पास मॉडल है, ये कलेक्टर की साइड है, ये एमीटर की साइड है, ये बेस की साइड है। यहां से एक करंट आ रही है, ये हमारे पास एक नोड है क्योंकि यहां पे तीन चीजें मिली हुई हैं, कलेक्टर बेस और एमीटर, तो ये एक नोड है। यहां पे दो करंट देखें स्टूडेंट एंटर कर रही हैं, एक है आईसी और एक है आईबी, और तीसरी लीव कर रही है। तो तीसरी किसके बराबर होगी, आप जानते हैं अगर हम यहाँ पे केसीएल अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू केसीएल की इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा, द सम ऑफ लिविंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटरिंग करंट्स, के जितनी करंट दाखिल होती है एक नोड में उतनी ही आगे लीव करती है। तो यहाँ पे दो एंटर कर रही है, एक लीव कर रही है, तो आई ई की यहाँ पे पहले मैं नाम लिख देता हूं, आई ई इज इक्वल टू एमीटर करंट, ये याद रखिएगा।
क्योंकि आपके लिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके मीट के पेपर्स के लिए, और आगे भी जाके ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है बीजीटी का चैप्टर। तो देखें स्टूडेंट, मैंने सबके नाम लिख दिए, सबको प्रेजेंट कर दिया। अब जैसा कि मैंने आपको इक्वेशंस के बारे में बोला था, तो इक्वेशन सबसे पहली इक्वेशन जो है वो हम लिखने लगे हैं। देखें आई ई जो है वो अकॉर्डिंग टू केसीएल की इक्वेशन के मुताबिक इन दोनों के सम के बराबर कहलाएगी, बिकॉज एक करंट लीव कर रही है, दो एंटर कर रही है इस नोड के अंदर। मैं नोड 1 पे अगर केसीएल अप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा लीविंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटरिंग करंट। तो दो करंट एंटर कर रही है, इस वजह से मैं इस साइड पे लिख रहा हूं। इससे हमें क्या पता चलता है, जो एमीटर करंट होती है वो हमेशा किस पे बेस कर रही होती है? एमीटर करंट हमेशा कलेक्टर करंट और बेस करंट की मदद से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो यही चीज हमें यहाँ पे पता चली। अगर हम एमीटर करंट को ज्यादा करना चाहते हैं तो मैं या तो कलेक्टर करंट को बढ़ा दूंगा या बेस करंट को बढ़ा दूंगा, ठीक है। और ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन जिसे आपने याद करना है, और ये आपको पता है कैसे याद हो सकती है, ये चाहे एनपीएन हो या पीएनपी हो, सेम इक्वेशन होगी स्टूडेंट्स। तो ये आप वैसे ही जानते हैं, इसका जो कंसेप्ट था मैंने आपको बता दिया, ये कैसे जनरेट हुई और इसे कैसे आगे इसके फार्मूलाज में डेवलप करवाया गया। तो ये आपको अगर इतना बता दिया जाए, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आपकी एलसीए कमज़ोर है, आप उसको भी टाइम दें, इससे यही चीज़ पता चलती है। अब स्टूडेंट एक और बात, एक और जनरल इक्वेशन है, क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर होता है इसके अंदर भी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन और पावर होती है, ठीक है, जिसे बीटा से प्रेजेंट किया जाता है, बीटा बीटा, ठीक है। तो हमारे पास एक जनरल फॉर्म होती है बीटा के लिए भी, बीटा बराबर होता है हमेशा कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट। ये ऐसे क्यों बनती है? क्योंकि देखें स्टूडेंट्स, कलेक्टर करंट जो है डायरेक्ट कनेक्ट होता है बीटा की जानिब से, क्योंकि बीटा इस जानिब होता है, और जो बेस करंट होता है वो उसका इन्वर्स रिलेशन होता है बीटा के साथ, क्योंकि जो बेस करंट है वो इसकी इंटरनल साइड से एंटर हो रही है, बेस करंट इसकी इंटरनल साइड से एंटर हो रही है, लेकिन ये अपर साइड से एंटर कर रही है कलेक्टर करंट। तो आप चाहे तो आप वैसे भी इसकी इक्वेशन को याद रखिएगा, बस ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। अब मैं चाहूं तो इस फार्मूले को कई फॉर्म्स में लेके जा सकता हूं, इन दो फार्मूले की मदद से, इस फार्मूले की मदद से। देखें, अगर मैं इस तरह से इक्वेशन बना देता हूं, आई सी इधर ही रह गया, आई बी उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बीटा टाइम्स आई बी। तो ये भी इसकी एक इक्वेशन है, मतलब कि दो इक्वेशन को याद करके आप कई इक्वेशंस बना सकते हैं जो आपके काम आती हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो देखें, ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये भी आपने याद रखनी है। आपको इसको याद क्या करना है, आपने इस इक्वेशन को याद कर लिया, ये ऑटोमेटिकली आप याद कर सकते हो कि आई बी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और आई सी इसके बराबर आ जाता है। अब स्टूडेंट्स, मेरा रोज़ा है, रमज़ान का महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वर्क कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब तो बनता है, तो लाजमी से सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। अब देखें, आपके सामने ये इक्वेशन है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को, कलेक्टर करंट की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है। अब यहाँ पे हम क्या करें, इक्वेशंस को याद करना, और आपको ये दिखाया जा रहा है कि कैसे वो इक्वेशन प्रोड्यूस होती हैं जिनको आपने याद रखना है, ठीक है। तो देखें, अगर मैं एमीटर करंट की जो हमारे पास इक्वेशन आई थी केसीएल के थ्रू, उसमें वैल्यू पुट करता हूँ, आई बी प्लस आई सी की वैल्यू, आई सी की क्या वैल्यू है हमारे पास? बीटा टाइम्स आई बी। तो यहाँ पे पुट हो गया बीटा टाइम्स आई बी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? आई बी कॉमन है, बेस करंट कॉमन है, तो मैं बेस करंट को अगर कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास फार्मूला बन जाएगा, देखें, बीटा प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे बीटा बचा, यहाँ पे 1 रह गया, होल आई बी बेस करंट। तो ये भी एक फार्मूला है जिसे आप याद रखेंगे, चौथा फार्मूला, ठीक है। तो स्टूडेंट, इसमें एक लास्ट एंड फाइनल एक और फार्मूला है कि अगर हमारे पास सैचुरेशन कलेक्टर करंट को फाइंड आउट करने का एक और फार्मूला है, सैचुरेशन करंट इनटू ई की पावर वी बी ई ओवर वी टी। देखें, ये इक्वेशन आप पहले पढ़ चुके हैं, कोई इसमें फर्क नहीं आया, बस क्या हुआ जी, यहाँ पे बी ई आ गए हैं, यानी वी बी ई। अब ये भी बच्चे भूल जाते हैं, ये वी बी ई का क्या मतलब है? इसका मतलब है बेस और एमीटर के सेंटर वाले वोल्टेज, ये हमेशा 0.7 के इक्वल होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे इनके सेंटर में एक डायोड ही लगा होता है, जिसे हम यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर की फॉर्म में समझते हैं। तो स्टूडेंट, जो मैंने आपको स्लाइड्स पर हाई है ना, उनके अंदर बस आपने थोड़ा सा झांकना ही है, उसके अंदर ये बताया गया होगा कि कहाँ पे डायोड होने की वजह से ये वाली इक्वेशन फॉर्म बनती है, ठीक है। ये भी आपने याद रखनी है, 5वीं इक्वेशन है जिसे आपने याद करना है। अब ये तो डीसी एनालिसिस है, आगे जाके एसी एनालिसिस भी होता है, तो वो चले बात की बात है, उसे हम बाद में समझेंगे। तो अभी आपने जितना याद करना है वो मैंने इक्वेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। हाइब्रिड पाई मॉडल को हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी वीडियो में अगर हम आज की सारी कहानी अगर खोल देते हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो ये था आपके लिए क्या जी, कुछ फार्मूलाज। और
एनपीएन ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन। पीएनपी भी यही होगा, बस थोड़ा सा उसमें फ़र्क आएगा। देखें फार्मूलाज यही इस्तेमाल होंगे स्टूडेंट, पहले ही आपको बताता जा रहा हूँ, फार्मूलाज यही इस्तेमाल होंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा किस चीज़ का फ़र्क होता है। ये भी आपको याद रहना चाहिए वीबी की, मैंने यहाँ पे आपको वैल्यू बताई है। ये जो वीबी होते हैं ये हमारे पास बराबर होते हैं 0.7 वोल्ट के, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और वोल्टेजेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। देखें बेस और एमीटर के सेंटर में जो वोल्टेज एग्जिस्ट करेंगे वो कहलाएंगे वीबीई, यानी कि इन दोनों के सेंटर के वोल्टेज। और यहाँ पे प्लस का साइन, इस साइड पे माइनस का साइन। ये मुझे कैसे पता, देखें कैसे पता चला। देखें बेस पे होते हैं स्टूडेंट बेस के वोल्टेज वीबी, एमीटर पे होंगे एमीटर के वोल्टेज वीई, और कलेक्टर पे कलेक्टर के वोल्टेज होंगे वीसी। ठीक है, समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे क्या होता है जी, या इस साइड के जो मतलब के साइन होते हैं वो तो ये एरो मतलब कि कह लें क्या करता है जी, से डिसाइड करता है, एरो डिसाइड करता है कि इसके साइन किस तरह से होंगे। एरो आप देखें बाहर की जानिब है, तो जहां से एरो स्टार्ट हो रहा है उस जानिब प्लस का साइन है, और जहां पे खत्म हो रहा है उस साइड पे नेगेटिव का साइन है। ये एमीटर की जानिब खत्म हो रहा था ना, एमीटर की जानिब नेगेटिव का साइन है। अब ये अगर हम देखें तो ये एक सुपर नोड बनता है, ये एक सुपर नोड बनता है, ठीक है। तो सुपर नोड की कैसे इक्वेशन लिखी जाती है, देखें VBE अगर मैं मालूम करना चाहूं तो जिस जानिब उसका पॉजिटिव साइन होगा वो वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे, और जिस जानिब उसका नेगेटिव साइन होगा वो वोल्टेज माइनस में लिखे जाएंगे। तो ये इसकी इक्वेशन आ गई। इसी तरह कलेक्टर और एमीटर के सेंटर में जो वोल्टेज एग्जिस्ट करते हैं उन्हें प्लस माइनस VCE कहा जाता है, यानी कि कलेक्टर और एमीटर के सेंटर के वोल्टेज। तो अगर मैं VCE की इक्वेशन लिखना चाहूं तो ये भी एक सुपर नोड बन जाएगा। तो देखें क्या इक्वेशन आएगी, VC की जानिब प्लस का साइन है और VE की जानिब नेगेटिव का साइन है। तो VCE की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी मेरे पास स्टूडेंट्स, VCE इज इक्वल टू कलेक्टर के वोल्टेज माइनस एमीटर के वोल्टेज। तो स्टूडेंट्स ये सारा निचोड़ है आपके उस चैप्टर का जिसे आपने इतनी मेहनत से पढ़ना था। तो जब आपको निचोड़ मिल जाए तो निचोड़ बहुत बेहतर होता है इतनी लंबी लंबी मतलब के प्रॉब्लम्स में फंसने से। तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। ये जो होते हैं ना, एक चीज़ रह गई है जो आप मुझसे पूछना चाह रहे होंगे कि सारा आपने बेस और कलेक्टर के सेंटर वाले वोल्टेज नहीं बताए। ये हमारे काम के नहीं होते, हम इनको इस्तेमाल तो नहीं करते क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन फिर भी अगर आप जानना चाहें तो यही इक्वेशन होगी। देखें बेस की जानिब प्लस का साइन होगा, कलेक्टर की जानिब माइनस का साइन होगा, ये कहलाएंगे VBC वोल्टेज। फिर से सुपर नोड का फार्मूला, बेस के वोल्टेज प्लस में लिखे जाएंगे, VC के माइनस में। तो ये हमारे पास सुपर नोड का कंसेप्ट ही है सारा। तो मुझे उम्मीद है आपको तकरीबन इसकी समझ आ गई होगी। आगे AC एनालिसिस, ये सारा DC एनालिसिस था, AC एनालिसिस की अलग से वीडियो आएगी जब उसकी ज़रूरत होगी हमें। अभी हम इसके क्वेश्चंस हल करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में न्यूमेरिकल्स की फॉर्म में। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।